हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद सीआर। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं 2024 का वो क्वेश्चन जिसमें जो है हमारा शिक्षण अभिरुचि का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। आप लोग सभी जो है इजी पैटर्न को पढ़ते आ रहे होंगे। अगर 2024 का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारा शिक्षण अभिरुचि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में या पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है, पैटर्न चेंज है, थोड़ा सा हार्ड किया है। उसी को हम जो है ऐसे हार्ड क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि में। ठीक है, अवेयर हो जाओ। आज 20 तारीख है, 21 है ना, कल 21 हो जाएगा। तो एक दिन पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, है ना। पहले बना देना था मेरे को, लेकिन मेरे पास समय नहीं था थोड़ा, है ना। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें पुराने क्वेश्चन बना रहे हैं इजी, तो उस वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा और आप लोग जो है वहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। तो वो परेशानी को दूर करने के लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है हमारा नया पैटर्न में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 का पेपर सॉल्व हम लोग करते हैं। तो ये 2024 का क्वेश्चन मैंने निकाल दिया है ना। ये जो रीजनिंग वगैरह का जो ये दिख रहा है, इसका वीडियो मैं लाऊंगा दोस्तों, आज या कल सुबह इसका लाऊंगा, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं रीजनिंग जो नया पैटर्न में है 1-2 ठो जो बचा हुआ है नहीं ला पाया हूँ, उसके लिए भी वीडियो मैं लाऊंगा। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। डाटा मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि जो है कोई डिस्टर्बेंस ना आए, नहीं तो नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो हमको शिक्षण अभिरुचि का कौन से कितने नंबर में 51 में आएगा। शिक्षण अभिरुचि देखेंगे हम किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को समझाऊँगा ताकि आप लोग अवेयर हो सको। 51 ये हो गया हमारा शिक्षण अभिरुचि। तो चलिए, वीडियो में नए आए होंगे सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपना जगह और अपना नाम, कहाँ आपका सेंटर है वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2024 डीएलएड का। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। तो हमको रचनात्मक आकलन बताना है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा किया हुआ है ना, ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। हम क्या देखेंगे, तो रचनात्मक आकलन कौन सा है बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, रेड कर लेता हूँ मैं इसको। तो पहला है पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों को व्याख्या करेंगे, पहला। दूसरा है पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाएंगे क्या। बिल्कुल नहीं। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाएंगे क्या, पाठ में से। लास्ट जो है हमको बच्चों के क्रियाकलाप करवाना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाएंगे, उनको कार्य कराएंगे और अवलोकनों को दर्ज करेंगे। तो सबसे बेस्ट हमको ये लग रहा है अभी तक, है ना। तो क्या पाठ नवीन शब्दावलियों को व्याख्या करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो जो भी एक वाला रहे उसको काट देंगे, केवल इसमें एक है ये कट जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से थोड़ी ना हल करवाएंगे यार। तो सीधा नहीं करेंगे, जो दो है वो कट जाएगा, ऊपर से कट गया। ये डी ऑप्शन में भी हमारा 2 है, मतलब ये भी हमारा कट गया, बचा 2 ठो। तीसरा को देखते हैं बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहेंगे। रचनात्मक आकलन में खाली इमेज ही नहीं होता है ना। सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला हमारा क्वेश्चन, ये वाला बोल रहा है कि बी, जो केवल बी है, ये वाला है ना। तो केवल बी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को समझ आया होगा। मैं फास्ट कराऊंगा क्वेश्चन को, आप लोग को दिखाना मेरा काम है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलो बताना है आप लोग को। स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लोज टाइप क्वेश्चन। तो क्लोज टाइप बंद आकार और खुले आकार का मैं अगर कुछ उदाहरण बताऊं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बोलूं, जैसे कि मैं पूछूं हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो हम बोलेंगे रायपुर, है ना। तो एक ही आ रहा है, इसका आंसर एक ही, मतलब ये बंद आकार का होगा। खुले आकार का बोलूं तो हमारे अगर खुले आकार में बोलूँगा तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो, या आप लोग कितने नंबर लाने की कोशिश करोगे। तो सबका आंसर अलग अलग होगा। जिसका आंसर कई सारा रहेगा उसको जो है
खुला आकार बोल सकते हो, बंद आकार एक निश्चित रहेगा। ठीक है, इसी को जो है अभिसारी भी बोल सकते हैं, अभिसारी अपसारी। अपसारी में कई सारा आंसर रहता है, अभिसारी में एक ही आंसर रहता है। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा छोटा सा हो गया। अब देखते हैं इस क्या होगा। तो पहला इसका आंसर आप लोग को बताना है। पहला है अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। अब दृष्टिकोण को मापने के लिए बंद आकार होता है, मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए होता है, विशिष्ट आंकड़े के लिए होता है। तो इसका आंसर हमारा ए होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? ये इसका आंसर हमारा ये होगा। ठीक, जल्दी हम बस क्वेश्चन को, मैं आप लोग को क्वेश्चन को बताने के लिए आया हूँ, है ना। ये दिख नहीं रहा है दोस्तों ये, बाकी मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। तो पहला व्यक्तित्व भिन्नता होगा, भिन्नता हो सकता है, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता। समावेशी शिक्षा में क्या होता है हमारा कि हर, देखिए सबको लेते हैं ना। समावेशी शिक्षा मतलब जो है काला गोरा लड़का लड़की जो है सबको, है ना, जो दिव्यांग होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, कम आईक्यू के बच्चे होते हैं, ज़्यादा आईक्यू, सभी को समान शिक्षा देना हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा का क्लास नहीं देखोगे तो देख सकते हो। ठीक, ये और ये 54 का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है दोस्तों मेरे को, लेकिन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभावित की ओर, शिक्षण की प्रभाविता है कि क्या है, की ओर इंगित करते हैं? पहला, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय रहना। दूसरा, कक्षा में निरंतर अनुशासन में रखना। ये बिल्कुल सही लग रहा है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। और जो है चौथा, विद्यार्थियों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। तो बताइए आपका कौन सा? कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। और क्या बोला जा रहा है? कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए कहना। तो इसका आंसर दोस्तों व्यापम ने इसका आंसर जो है सी को लिया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि एक को नहीं, किसको नहीं लिया है उसमें? एक को लिया है, 3 को लिया है और सी को लिया है ना। तो इसमें जो है 2 को नहीं लिया। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन भी ज़रूरी है ना। तो इसका जो है सी नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सभी सही है। चलो नेक्स्ट 55 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग को ऐसा कूट में पूछ रहा है ताकि आप लोग को समझ आए, है ना। तो चलिए 55 क्वेश्चन, शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब हमको जो शोध है, अगर आप लोग शोध पढ़े होगे तो इसको क्रम से जमा सकते हो। ठीक है, अगर शोध पढ़े होगे तो क्रम से जमा सकते हो। तो शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, क्रम के अनुसार आप लोग को करना है। तो पहला क्या होगा आप लोग बताओ। ठीक है, तो पहला देखो, पहला पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं पहले। शोध समस्या का चयन। सबसे पहले हम लोग को शोध का समस्या का चयन करना है, शोध विधि का क्या चयन करना है, शोध प्रश्नों का निर्माण करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना है, परिणाम सूचित करना है। एक बात आप निश्चिंत रहिए, समझ जाइए कि हम लोग शोध करेंगे तो परिणाम सूचित करना ये तो हमारा लास्ट में रहेगा। तो ई जिसमें लास्ट नहीं है वो तो गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, तीनों में से अब होगा। ठीक है, अब देखिए शोध का समस्या का चयन। तो ये देखिए, ये जो शोध समस्या का चयन, तो पहले हम लोग समस्या को ही देखेंगे ना, तो ये हमारा सबसे शुरू में होगा। तो जिस ऑप्शन में हमारा ए शुरू में है वो ऑप्शन को रखना है, बाकी को कट कर देना है। तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, ये भी कट, ये दोनों बच गया। अब देखिए ये हमारा पहले में आना है, ये दोनों में है, ये भी तो हमारे में लास्ट में है। अब देखते हैं इसको, देखते हैं सी को, शोध प्रश्नों का निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण विश्लेषण। तो आंकड़ों का शोध प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं हमको, है ना। तो ये सी जो है दूसरे में होगा। तो
तो ये जो डी ऑप्शन में है ये हम लोग का सी दूसरे नंबर में है, बाकी ये भी हमारा गलत हो गया। पहला होगा शोध का समस्या शुरू करेंगे, उसके बाद शोध प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उसके बाद जो है शोध विधि का चयन करेंगे, उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण करेंगे और लास्ट में परिणाम देंगे। मतलब कि ये जो क्रम है हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। आप लोग समझ गए। इस प्रकार से क्रम में आप लोग को जमाना भी रहेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। मैं खाली अवेयर कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा आप लोग को। चलो 56 ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन आने वाला है। 56 कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ। तो क्या है गलतियाँ, क्या क्या गलतियाँ हैं और क्या क्या नहीं है उसको देखिए। सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। गलतियाँ हमको सीखने में मदद करती है, बाधा उत्पन्न नहीं करती। दूसरा, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। तो बिल्कुल करती है। सीखने में विद्यार्थियों की कमजोरी नहीं है। सीखने की गति को धीमा करती है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा जो बी ऑप्शन है हमारा सही होगा। बच्चों की जो गलतियों को ना आप लोग एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में तो बताया ही हूँ मैं। जब भी बच्चों की गलती पे सीखने की बात करें ना, उसको हमेशा आप लोग पॉजिटिव में लेना, मतलब उसका आंसर जो है हमारा राइट हो सकता है ना। तो बच्चों की गलतियां को आप लोग जो है हमेशा जो है सही मानना, क्योंकि हर कोई इंसान जो है वैज्ञानिक बनता है तो वो गलती करके सीखता है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा। तो बी हो गया। अब 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अब आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अभी तक नहीं जाने हो तो इसका तो मैं ट्रिक बता दूंगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग बनाइएगा। तो इसके ट्रिक के लिए मैं एक पहले ही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। जब भी हमारा ऐसे क्वेश्चन आए कथन और निष्कर्ष वाला, अभिकथन और कारण वाला, तो आप क्या करिएगा, पहले पढ़िएगा इसको। अभिकथन को पढ़ना है, इसको ऊपर को नहीं पढ़ना है, और इसको कारण को। तो क्या करिएगा, यहाँ देखो, अधिगम एक जीवन पर्यंत न चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप लोग यहीं पर एक डाल देना, एक सहायक क्रिया क्योंकि डाल देना। क्या? क्योंकि। ठीक। अब देखो, अब पढ़ो, अब पढ़ना। क्योंकि आप डाल दिया, अब इसको पढ़िएगा आप लोग। जैसे कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि, अब कारण को पढ़ो, क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन में जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप शिक्षण अभिरुचि पढ़े होंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि अधिगम हम लोग को क्यों ज़रूरी है। मतलब कि जो है अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल है, क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है हमारा सही हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें दोनों को सही बताया गया जाए और उसका जो है सही व्याख्या भी करे। तो हम देखेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे हम यहाँ। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ये रिकॉर्डर अच्छा नहीं है जी। देखिए, अभिकथन ये क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। और कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या करती है, बिल्कुल सही है। और इसको देखेंगे, अभिकथन ये दोनों तो सही है, लेकिन ये जो है किंतु कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों, मतलब ये गलत है। अभिकथन ए और आर दोनों सही नहीं है, मतलब सही नहीं है थोड़ी है, सही है। तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसका ऑप्शन हमारा ए होगा। इसको फिर से मैं एक बार समझाऊंगा अभी थोड़ा धीरे से, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 2 क्वेश्चन आने वाला है, आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे समझना है, फिर से करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अवलोकन अभिकथन ए और कारण आर, इन दोनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। अब हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अभिकथन को पढ़ लेना है। इसमें क्या अभिकथन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ आपको डालना है क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जो मैं डाला क्योंकि,
ये हमारा सहायक क्रिया है इसमें, है ना, सहायक क्रिया आप लोग मान सकते हो। तो दोनों जो है मैच भी हो गया, आप लोग को समझ भी आया, तो ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से आप लोग को मैच करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 58 वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हमारा दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को पूरा देखने को मिल रहा है। बस इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, पूरा इसी तरीके क्वेश्चन। कहाँ आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, तो अगर आप लोग अभी भी यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरीके क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, तो थोड़ा अवेयर हो जाना। ठीक है, निम्नलिखित 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं? ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ को बताना है। तो लाभ को बताने के लिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का प्रयोग करके यहाँ क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि सीखने का लचीला वातावरण, जहाँ भी लचीला दिख जाए पॉजिटिव है, वो हमारा आंसर सही होने वाला है। ठीक, ये वाला हमारा सही है। तो ऑप्शन एक रहे वो तो सही है, बाकी को हम लोग काट देंगे। ये तो इसमें एक नहीं है ना, चूँकि ये एक हमारा सही है, इसीलिए जो है ये इसको मैंने काट दिया। ठीक, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, इसको मैंने काट दिया। अब देखते हैं दूसरा, प्रशिक्षक से अंतः क्रिया में कमी। प्रशिक्षक से अंतः क्रिया में कमी बोला जा रहा है। तो हमको ये बताओ, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में लाभ बोला जा रहा है। क्या आप लोग अगर मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लाभ हो रहा है क्या? हो रहा है ना? कोई कमी आ रही है क्या? पढ़ाने में नहीं आ रही है ना? तो इसमें देखिए, प्रशिक्षक का अंतः क्रिया में कमी, तो ये तो बिल्कुल गलत है हमारा। तीसरा देखते हैं, सीखने के कार्यक्रम में लचीलापन, ये भी हमारा सही है। और ये चौथा देखते हैं, संप्रेषण कौशल में कमी। संप्रेषण कौशल मतलब संप्रेषण मतलब होता है दोस्तों कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन। जैसे मैं आप लोग को तो संप्रेषण कौशल को मैं समझाना चाहूँगा यहाँ। देखिए, यहाँ संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, तो मेरा जो मन में जो था, है ना, जो मैं अपने मन का विचार को आप लोग को व्यक्त कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। आप लोग को नहीं समझ आएगा या समझ आएगा तो उसको कमेंट में करिएगा। तो मैं आप लोग का बात को सुन रहा हूँ, मेरी बात को आप सुन रहे हो, ये जो हमारा संप्रेषण कहलाता है। आपस में एक दूसरे से बात करना, ग्रुप में बात करना, ये सारा चीज़ हमारा कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण। तो क्या ऑनलाइन जो पद्धति है हमारा कम्युनिकेशन में कमी लाता है? बिल्कुल नहीं। तो चौथा वाला तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, चौथा वाला गलत हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। और हमारा अंतः क्रिया में तो 2 वाला जिसमें भी रहे वो भी गलत, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बचा ये 1 और 2, चूँकि एक लचीलापन है और एक जो है थर्ड हमारा लचीलापन, तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव का उपयोग करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ कथन निष्कर्ष फिर आ गया 59 का। देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन, ये वही पढ़ना नहीं है इसको। यहाँ देखिए, अभिकथन को पढ़ते हैं। शिक्षकों, पहला अभिकथन, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल भी हमको रचनात्मक का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगतियों को निरंतर आकलन कर सके। बिल्कुल ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, क्योंकि डालना है, यहाँ डालना है हमारा क्योंकि केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। भाई, किया जा सकता था और इसमें नहीं किया जा सकती है, मतलब कि कारण हमारा गलत है। तो हमको ये मालूम हुआ हमारा अभिकथन सही है और जो है कारण हमारा गलत है। तो ऐसा ऑप्शन अब हम लोग को खोजना है जिसमें जो है एक कथन सही रहे और ये जो है गलत रहे। तो चलिए ऑप्शन खोजते हैं। ऑप्शन अभिकथन ए सही है और कारण हमारा गलत है। देखो ऑप्शन, देखो ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें जो है दोनों हमारा ऐसा रहे। तो देखो, दोनों अभिकथन ए और कारण सही है, दोनों सही है बोला जा रहा है, जबकि सही एक ही तो है ऑप्शन ए, मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आर को भी सही बोल रहा है, मतलब कारण, ये तो गलत है ना। दोनों अभिकथन ए और आर सही है, परंतु ये बिल्कुल नहीं सही नहीं है ना हमारा, तो ये भी नहीं है। दोनों अभिकथन ए और
आर सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, बिल ऐसे कैसे थोड़ी ना होगा यार, दोनों सही नहीं है ये बोला जा रहा है। तो दोनों सही नहीं है, अभिकथन ए दोनों सही नहीं है और अभिकथन ए गलत है और आर दोनों ये भी गलत हो गया। क्या मैं गलत कर दिया, गलती कर दिया? फिर से देखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ भाई, गलती किया हूँगा मैं। पहला देखता हूँ, शिक्षार्थियों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति को निरंतर आकलन कर सके, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थियों के विकास की विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं की जा सकती। हाँ, इसमें बोला जा रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन से विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में, हाँ बिल्कुल भी सही है, सॉरी मैं गलत कर डाला था, ये सही है। इसमें बोला जा रहा है कि केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थियों के, देखो जब नेट से समझ नहीं आया तो आपको फिर से पढ़ना है ना, समझ गए? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, फिर से पढ़ रहा हूँ। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थियों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्र नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ देखो केवल लग रहा है, मतलब कि एक ही, केवल जो भी रहे ये नेगेटिव होता है हमारा, है ना। तो देखिए केवल रचनात्मक आकलन से सभी को एकत्रित नहीं किया जा सकता ना, तो सही तो है। इसमें बोला जा रहा है कि रचनात्मक आकलन से नहीं किया जा सकता, बहुत सारों से किया जा सकता है, मतलब ये भी सही, मतलब दोनों भी सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 60 देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक, उसके बाद ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग को समझाना था तो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन दिखाना तो आप लोग को दिखा दिया। 60वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव में बना सकते हैं। तो विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। दूसरा, विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू में है। जिसमें भी केवल वाला वर्ड आए ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक, विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू में है। अगर केवल आ रहा है मतलब नेगेटिव गलत हो जाएगा, 2 ठो गलत हो गया। और विकास अल्प प्रक्रिया की अवधि है। भाई विकास हमारा कब तक है? विकास हमारा आजीवन चलता है, हमेशा डेवलप अनंत काल तक चलता है, मरते दम तक चलता है। ठीक, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, बता दूं इसमें मैं वृद्धि और विकास को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि पूछिए अगर, तो वृद्धि जो है निरंतर नहीं चलता, एक टाइम के लिए रुक जाता है। और हमारा विकास जो है, डेवलपमेंट है, विकास जो है हमारा निरंतर चलता है, ये जन्म से अंत तक चलेगा विकास। और जो है वृद्धि हमारा जो है एक निश्चित समय तक रुक जाएगा। जैसे कि आपका हाइट हमारा एक निश्चित समय रुक जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारा पेट निकलने लगता है। तो ये वृद्धि को मापा जा सकता है गुणात्मक रूप से और इसको मापा नहीं जा सकता। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन रहा। ठीक, तो 60 क्वेश्चन का हो गया। अब देखते हैं 61। ठीक है, 61, इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है बोला जा रहा है ना, गलत। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो कौन से गलत है उसको देखना है। रट कर सीखना ये तो बिल्कुल भी हमारा गलत ही होगा दोस्तों। ठीक है, रट कर सीखना गलत को बताना है ना, तो गलत है, गलत तरीका है ये। दूसरा देखते हैं, गतिविधि को चुनौती के रूप में तत्व होना, मत चुनौती, अगर हमारा बच्चे को चुनौती देते हैं तो वो अच्छा चीज़ है, मतलब इसमें तो गलत चीज़ पूछ रहा है ना, अच्छा चीज़ है ये तो नहीं होगा। तीसरा, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं, तो ये भी बिल्कुल हमारा गलत ही है। गतिविधि हमारा अकेले भी कर सकते हैं, तो ये दोनों गलत है, मतलब कि आंसर 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इधर का हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ठो इसमें क्या किया, मैं गलत बोला है ना, तो जो चीज़ हमारा नेगेटिव है उसको मैं निकाला। रट कर नहीं सीखते बच्चे, कभी भी आपका रट कर सीखने वाला क्वेश्चन रहे। ठीक है, देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग सुनो।
कभी भी रट कर क्वेश्चन आए और वो जो है नेगेटिव नेगेटिव पूछ रहे तो ये नेगेटिव है ना, अब पॉजिटिव पूछे तो इसको तुरंत कट कर देना क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। गतिविधि समूह में नहीं, अकेले भी कर सकते हैं गतिविधि, है ना, जैसे आप लोग गतिविधि कर रहे हो अभी पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ, ये भी हमारा अकेला, तो ये भी दोनों हमारा गलत है। 61 हो गया। 62 देख लेते हैं। पाठ्य चर्चा के विकास में आप निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक महत्व देंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ कूट का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 10 से 12 क्वेश्चन देखा। 12 क्वेश्चन में 4-5 हमको कूट मिला, 4-5 हमको सिंपल मिला। पाठ्य चर्चा के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व, तो महत्व देने की बात कही है। अगर आप पढ़ रहे हो, पाठ्य चर्चा कर रहे हो, तो सबसे अधिक महत्व किसको दोगे। अगर आप टीचर हो तो सिखाने की प्रक्रिया पे ज़्यादा फोकस करोगे कि सामाजिक सहभागिता पे, या विद्यार्थियों की क्षमताओं और उनकी आवश्यकताओं को देखोगे, या सीखने की गतिविधि को। अगर आप टीचर हो तो इसमें से कौन सा चीज़ें को आप लोग इसको महत्व दोगे। टीचर हो तो खाली सिखाओगे क्या, पता नहीं क्या सिखाओगे। समाज में उसको भेजोगे क्या, सामाजिक सहभागिता दोगे क्या, ये सारा चीज़ हमको करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा विद्यार्थी की क्षमता को देखोगे और उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकताओं को पूरा करोगे, तो ये बेस्ट हमारा आंसर है। सभी आंसर आपको सही लगेगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपको लगाना है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फिर से आ गया, ठीक है। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में, तो रचनावादी है ना, तो इसमें क्या बोला जाए, जो रचना करता है ऐसे बच्चों को देखना है। पहला ऑप्शन, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, तो इसमें आप अवेयर हो चुके होंगे किस तरीके क्वेश्चन है। रचनावादी शिक्षण, तो पहला ऑप्शन विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। रचनावादी मतलब कि सक्रिय भागीदारी होता ही है। ऑप्शन ये सही लग रहा है। ऑप्शन 2 देखते हैं। शिक्षक ज्ञान देने की भूमिका में, रचनावादी क्या होता है, रचनावादी में शिक्षक ज्ञान देने की भूमिका में होते हैं क्या। 63, तो ये तो नहीं लग रहा है ना। तीसरा, सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं है। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान है क्या, स्थान नहीं है बोला जा रहा है, जबकि है। हम सीखते हैं ना, तो हमारे अंदर से आवाज़ आता है कि हम लोग को सीखना है। अभी आप पढ़ रहे होगे, जितने भी टाइम आपका अंतरात्मा बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन करूं, इनको देखूं, तभी आप लोग देख रहे हो। मतलब हमारा अंतःक्रिया हमारा काम आता है सीखने में, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। मतलब नहीं, स्थान नहीं है बोला जा रहा है ना, यहाँ नहीं बोला जा रहा है, मतलब कि अंतः स्थान तो होता है, इसमें नहीं है बोला जा रहा है, मतलब ये हमारे यहाँ गलत हो जाएगा। और चौथा देखते हैं, सीखना सामाजिकता में होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी होता है हमारा सीखने में, और सामाजिक रूप से जो है सीखना सामाजिकता में होता है, तो ये भी हमारा सही। तो ऑप्शन 1 और 4 जिसमें होगा वो आंसर होगा हमारा। तो 1 और 4 सी में दिख रहा है, ये वाला आंसर हमारा सही होगा। मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब आ गया हमारा थ्योरी से, अभी दिख रहा है इतने समय बाद एक क्वेश्चन मेरा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। मैं जब पढ़ रहा था मेरा फेवरेट था, टेट के समय भी ये फेवरेट रहता है सबका। आप भी जब पढ़ लोगे डीएड बीएड, तो सबका आपको फेवरेट यही होने वाला है, क्योंकि इसको हर कोई जानता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, 4 प्रकार के सिद्धांत दिए, यही सारा चीज़ है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, हमको जीन पियाजे ने मैं जीन पियाजे के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जीन पियाजे हमारे मनोवैज्ञानिक थे, एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो किसका, संज्ञानात्मक, जिसमें 4 सिद्धांत दिए। कौन सा 4 सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत था हमारा संवेदी गामक अवस्था था। और दूसरा हमारा क्या था दोस्तों, दूसरा हमारा, एक सेकेंड, संवेदी गामक तो हमारा पहला था, है ना। और हाँ,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना, पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश में पढ़ा हूँ ना मैं, प्री ऑपरेशनल एज। हाँ, तो ये है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हमारा दूसरे नंबर में आता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे में मूर्त आता है और चौथे में अमूर्त आता है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं। तो इसका क्रम ऐसे होगा हमारा, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमारा सबसे पहले इसमें आता है, अगर पढ़े होगे तो हमारा पहला आ जाएगा संवेदी पेशीय अवस्था, ये पहला नंबर में आएगा, सी वाला ये पहला नंबर में आएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा था। मूर्त हमारा तीसरा था और चौथा हमारा ये औपचारिक या अमूर्त बोलते हैं इसको। तो चलिए बताओ, अब देखिए क्रम में जमाओ। संवेदी तो सी वाला जो है पहले में रहेगा, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, सी हम लोग यहाँ देखते हैं, सी हमारे पहले में है, ये और ये है, ये दोनों कट हो गया, इन दोनों में है। उसके बाद हमको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरे में लेना है, तो दूसरे में हमारा यही ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, ए में हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि बी, और डी में हमारा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्था हमारे थी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कुछ डिटेल बताना चाहूँ तो बता देता हूँ मैं यहाँ। देखिए यहाँ अगर पूछे आपको एज पूछे, तो इसमें जो है ये 0 से 2 वर्ष के बच्चे यहाँ तक रहते हैं, 0 से 2 वर्ष के बच्चे, 2 से 6, है ना। और सॉरी ये उल्टा पुल्टा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, रुको एक सेकेंड। देखिए संवेदी शुरू में होता है तो 0 से 2 यहाँ रहेगा, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 यहाँ तक वर्ष के बच्चे रहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक मतलब 6 से 7 या 6 से बोल सकते हो 12, और यहाँ से 12 से लेकर 18 तक, 12 से लेकर 18 तक इस एज में बच्चे रहते हैं। तो ये एज अगर पूछे तो एज आप लोग देख लेना। संवेदी मतलब कि छू कर ज्ञान होता है ना, इसीलिए जो है ये संवेदी कहलाता है। अभी उतना डिटेल नहीं है। अरे भाई इसका फ़ोन आ गया मेरा दोस्त का, इसमें हम लोग, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा दोस्तों, 14 ठो कर लिए। एक क्वेश्चन ये क्या हो गया भाई, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये एक दूसरे को मिलाना वाला क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़े रहोगे तभी आपका बनेगा, नहीं तो आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं, है ना, इसको अगर आप 2 ऑप्शन भी जानते रहोगे, जैसे कि मैं यहाँ 2 ऑप्शन जान रहा हूँ, है ना, अभी अगर मान के चलूँ तो अगर मैं 2 ऑप्शन जान रहा हूँ, तो मैं जो जान रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करूँगा। देखो अगर मैं 2 ऑप्शन को जान रहा हूँ तो ये आदर्शवाद को मैं जान रहा हूँ, आदर्शवाद हमारा प्लेटो ने दिया था, तो इस प्रकार। और एक ठो मैं जान रहा हूँ प्रयोजनवाद, तो जो प्रयोजन का जान डीवी थे। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ऑप्शन को ढूंढूंगा जो ये दोनों में हमारा सही बैठे। तो ऑप्शन ए जो हमारा आई चौथा को इंगित करता हो, तो इसमें से चौथा कोई है क्या, सिर्फ एक ही है, मतलब कि मेरा बन गया। फिर बी को भी देख लेता हूँ, बी ए को, हाँ तो बी भी है, मतलब ये हमारा सही है। अगर आपका 2 या 3 भी जानते रहोगे, है ना, तो ये बन जाएगा। अब हम लोग याद कर लेंगे, यथा प्रकृतिवादी हमारा सी का 2 है, मतलब रूसो प्रकृतिवादी है, और यथार्थवादी हमारा जॉन लॉक है, यथार्थवाद जॉन लॉक, ऐसे आप याद कर लेना। देखो तो प्लूटो के सिद्धांत पढ़े होगे तो आदर्शवादी थे, प्लूटो हमारे आदर्शवादी थे, और प्रयोजनवाद हमारे जॉन डीवी थे, प्रयोजनवाद, ठीक। याद कर सकते हो आप लोग, है ना, अभी तो मैं नहीं करवा सकता। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, और मैं आप लोग को बोलूँगा यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ोगे। मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, कम एक टॉपिक का, थांडाइक का बनाया हूँ, पावलाव का, स्किनर, कोहलर का, इस चारों को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, चारों को पढ़ लेना, मैंने पूरा बताया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो पहला और दूसरे को आप लोग को मिलाना है, पहला और दूसरे को आपको मिलाना है। तो देखो जो थॉर्नडाइक थे वो सूर्य का सिद्धांत, थॉर्नडाइक क्या दिए थे दोस्तों, सूर्य का सिद्धांत
थॉर्नडाइक ने हमारा सूद का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो पावलाव ने दिया था हमारा शास्त्रीय अनुबंधन, बी का 3 होना चाहिए, बी का 3, हाँ ठीक। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं इसको, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। जो हमारे पावलाव साहब थे, पावलाव, वो हमारे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे, और थॉर्नडाइक हमारे जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिए थे हमारा, और स्किनर जो दिए थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे ये, और हमारा बच गया कोहलर तो सूझ और समझ का सिद्धांत दिए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इस चारों सिद्धांत को आप लोग बिल्कुल भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें जो है सूझ का सिद्धांत हमारा कोहलर एक चिंपांजी पे किया था, प्रयास त्रुटि ये हमारा चूहा पे, बिल्ली पे किए थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, देख लीजिए, ठीक। अब ज़्यादा टाइम हो जा रहा है दोस्तों, 14-15 क्वेश्चन बच रहा है, उसको मैं छोड़ता हूँ। आप लोग को दिखा दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग को ये बताना चाहूँगा, यहाँ और क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय NEP और NCF। आप लोग NCF यहाँ देखिए, NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, इसको पढ़ लीजिएगा। NEP 2020 आप लोग को पढ़ लीजिएगा। मैं 3 ठो चीज़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। यहाँ से आप लोग का 3 या 4 क्वेश्चन आने वाला है, 3 से 4 क्वेश्चन आएगा जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से। तो NCF पढ़ लेना 2005, NEP 2020 पढ़ लेना। आज पढ़ना है, आप नहीं पढ़े हो शॉर्ट नोट में पढ़ लेना, ठीक। नहीं होगा तो मैंने जो टेलीग्राम लिंक में दिया है ना हिमांशी मैम का, तो वहाँ तीनों चीज़ है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद है RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। इन तीनों को जो आप लोग जो है पढ़ लेना। यहाँ से आप लोग को 3, 4, 5 क्वेश्चन मिल सकता है अभी, क्योंकि 2024 में आप लोग का 3-4 क्वेश्चन बना था, आप लोग का अभी 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। देखो कुछ नहीं पढ़ो, इन तीनों चीज़ को पढ़ लो, और मैंने जो अभी सिद्धांत बताया, जो मनोवैज्ञानिक बताया, इसको पढ़ लेना। जो अभी मैं बताया ना यहाँ, ये देखिए NCF NEP, ये इसको पढ़ लेना, ठीक। इम्पोर्टेंट मैं जो बोला वो, और यहाँ जो मैं बोला ये जो सिद्धांत बोला, थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर, कोहलर, इन सबको आप लोग को पढ़ लेना है, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बिना पढ़े यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग जो है 15 से 16 क्वेश्चन देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है आपको। देखिए आप लोग हवाबाजी में मत रहना कि सिंपल छोटा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन तो इस तरीके का आ रहा है, और किस तरीके से सॉल्व करना है उसको मैं बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। नए होंगे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद किस तरीके से काउंसलिंग आपको लेना है, और किस कॉलेज में आपको मिल सकता है, किस तरीके कम नंबर रहे ज़्यादा नंबर रहे, टिप्स ट्रिक्स बताता रहूँगा। काउंसलिंग एडमिशन कराते तक आप लोग के साथ में मैं रहने वाला हूँ। पिछला वीडियो भी आप लोग मेरा देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत लोग का एडमिशन इसी ढंग से, सही ढंग से काउंसलिंग कराने में हेल्प किया था। तो बने रहना, एडमिशन तक मैं आप लोग का साथ दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद।